चलिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी चीज क्या होते हैं और बायोलॉजी के बारे में किसने बताया था। बहुत अच्छा से हम जानेंगे कि बायोलॉजी चीज होते क्या है। इतना अच्छा से हम समझा देंगे कि बायोलॉजी क्या होते हैं, जैसे आपका अपना नाम याद रहता है उसी तरह आपको बायोलॉजी हमेशा याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी चीज है क्या। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था। देखिए यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड के बारे में लेमार्क एंड ट्रिविरेनस ने बताया था। बायोलॉजी जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में किसने बताया था, तो लेमार्क और ट्रिविरेनस ने बताया था। और भाई कि कब बताए थे, तो ये जो बताए थे वर्ड के बारे में 1802 ईस्वी में बताए थे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या होते हैं। तो इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी वर्ड जो हम बायोलॉजी बोलते हैं, ये वर्ड किसने दिया था। तो यह वर्ड लेमार्क और ट्रिविरेनस ने दिया था। और कब दिए थे, 1802 ईस्वी में दिए थे। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बायोलॉजी हम कहते हैं, इस वर्ड को किसने दिया, कब दिया। अब है कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। देखिए कितना अच्छा से हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए किसी भी चीज़ को बायोलॉजी में कहता है डिफिनीशन कि किसी भी वर्ड को आप दो भाग में तोड़ दीजिए, डिफिनीशन खुद हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे तो देखिए बायोलॉजी यहाँ पे है क्या। यहाँ पे देखिए क्या है, बायोलॉजी। क्या है, बायोलॉजी। अब है कि बायोलॉजी जो है कितने वर्ड से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से, दो वर्ड से। ठीक है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। जिस वर्ड से मिलकर बना उसका नाम क्या है। तो देखिए बायोलॉजी दो वर्ड बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। अब यहाँ पे होता है कि बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगस का मतलब स्टडी होता है। देखिए ध्यान से, बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन, तो देखिए बायोलॉजी यहाँ पे है, दो वर्ड में इसको तोड़ दिए, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना है बायोस प्लस लोगस। ठीक है, बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। तो बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगस का मतलब क्या होता है, तो लोगस का मतलब स्टडी होता है। अब ध्यान दीजिए हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो लाइफ के बारे में। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब समझ में आ गया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझिए कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, कब दिया, बायोलॉजी क्या है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए बायोलॉजी जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में लेमार्क और ट्रिविरेनस ने बताए थे। कब बताए थे, तो 1802 ईस्वी में बताए थे। अब है कि बायोलॉजी है क्या, तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसे बायोस प्लस लोगस कहते हैं। बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगस का मतलब स्टडी होता है। यानी कि जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, लाइफ के बारे में। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। आपको समझा दिए कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। तो दो वर्ड यहाँ पे देखिए, दो वर्ड बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगस का मतलब स्टडी। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, लाइफ के बारे में, उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब हम समझेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए अब हम जानेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी जो है किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि बायोलॉजी के कितने भाग में बांटा गया है। उसके बाद हम समझेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी कितने भाग में बटा है। तो बायोलॉजी 2 भाग में बटा हुआ है। अब है कि कौन कौन, तो यहाँ देखिए बायोलॉजी जो है कितने भाग में बटा है, 2 भाग में। कौन कौन, तो बॉटनी प्लस जूलॉजी। बायोलॉजी कितने भाग में बटा है, 2 भाग में बटा है, जिसे बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं। कुछ नहीं करना है। देखिए बायोलॉजी किसे कहते हैं, जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं बायोलॉजी। अब है कि बायोलॉजी कितने भाग में बट गया है, तो 2 भाग में बट गया है, जिसे क्या कहते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। आपको सबसे पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद अच्छे से बता दें। जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे उसे कहेंगे बॉटनी, और जब एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे उसे कहेंगे जूलॉजी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, बॉटनी है। क्या है, बॉटनी। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बॉटनी जो है यह किस वर्ड से मिलकर बना है। तो बॉटनी जो है बोटानी से मिलकर बना है, यानी कि ग्रीक वर्ड यह बोटानी से मिलकर बना है। बॉटनी ग्रीक वर्ड किस चीज से बना है, बोटानी से मिलकर बना है। अब बोटानी का मतलब होता है हर्ब, हर्ब का मतलब होता है प्लांट, यानी कि हम किसके बारे में स्टडी करें, प्लांट के बारे में। तो द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। देखिए बॉटनी ग्रीक वर्ड बोटानी से मिलकर बना है। बोटानी का मतलब हर्ब या प्लांट होता है, यानी कि जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। जब हम पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब है कि जूलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी समझ में आ गया, बॉटनी समझ में आ गया, आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गया। तो ये क्या चीज़ है, देखिए इसको कितना अच्छा से हम समझेंगे। तो बायोलॉजी क्या कहता है कि हमको 2 भाग में तोड़िए। कितने भाग में, 2 भाग में। खुद हम आपको डिफिनीशन देंगे। तो देखिए क्या है, यह जूलॉजी है। जूलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है बुआ। तो आखिर जिस 2 वर्ड से मिलकर बना है उसका नाम क्या है, तो देखिए समझिए यहाँ पे, यह कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो 2 वर्ड से। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, उसका नाम क्या है, तो यह जून प्लस लोगस से मिलकर बना है। अब है कि जून का मतलब क्या होता है, तो जून का मतलब होता है एनिमल, और लोगस का मतलब क्या होता है, तो अभी बताए थे कि लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। लोगस का मतलब स्टडी होता है। अब कुछ नहीं करना है, किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एनिमल के बारे में। उसी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि जब हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। आपको तो सिर्फ डिफिनीशन मिल गया यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। जब हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। तो आपको बायोलॉजी समझ में आ गया, बायोलॉजी वर्ड समझ में आ गया, बायोलॉजी कितने भाग में बटा है वो समझ में आ गया, यानी कि 2 भाग में बटा है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया, और बॉटनी जो वर्ड है किस वर्ड से मिलकर बना है वो भी समझ में आ गया, और जूलॉजी जो है कितने वर्ड में बटा है, जूलॉजी क्या है सब आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि
फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को, यानी कि जीव विज्ञान के पिता अरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। हिंदी में इनको बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को। अब देखिए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी, तो इनको भी बोलते हैं अरिस्टोटल को ही, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। अब आपका बच्चा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। अब समझ में आ गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि दोनों फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों को क्या कहते हैं? यानी कि अरिस्टोटल को कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। अब है कि बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या है? बॉटनी, आप प्लस में जूलॉजी, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। आपको पहले भी तोड़ दिए थे कि जीव विज्ञान कितने, यानी कि बायोलॉजी कितने वर्ड में बटा है, यानी कि 2 भाग में बटा है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर क्या कहते हैं? लाइफ साइंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, बॉटनी के कितने ब्रांच होते हैं। इतना पढ़ेंगे तो आपको बायोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या होता है। तो देखिए अब पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देखिए ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या होते हैं। तो क्या है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान के शाखाएं या शाखा। कितने शाखा होते हैं? तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी कि इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं। अब हम एक एक को बहुत अच्छा से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे आपको आएगा 1 नंबर में मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी है क्या। मॉर्फोलॉजी, देखिए मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? जब हम किसी भी सजीव प्राणी के बाहर से देखकर स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी कि जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। किसी भी सजीव प्राणी को मतलब बाहर से देखकर, जैसे वो आम का पौधा है, नींबू का पौधा है,
उसके हम बाहर से देख कर ना बता रहे हैं कि वो किस चीज़ का पौधा है, तो उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो देखिए अब है एनाटोमी। एनाटोमी किसे कहते हैं, दोनों का हम डिफिनीशन बता देंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनाटोमी का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंट क्या होता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 नंबर में, एनाटोमी। एनाटोमी, तो देखिए एनाटोमी क्या है, तो देखिए इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या करते थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और एनाटोमी में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटोमी। जब हम किसी सजीव प्राणी के भीतरी संरचना, जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट के बारे में देखना है, तो अंदर का ना चीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाटोमी। जब किसी भी चीज के, यानी कि किसी भी सजीव प्राणी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे, एनाटोमी। तो वही तो है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटोमी। तो आपको समझ में आ गया कि मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी में क्या डिफरेंट होता है। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, और एनाटोमी में इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल होगा, वह आम का पेड़ है, मतलब दूर से देखकर बता दिए बाहर से कि वह आम का पेड़ है। आप किसी का ऑर्गन देखना होगा, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, तो अंदर का ना चीज है, तो उसके बारे में जो स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, एनाटोमी। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होते हैं, अब बहुत अच्छा से हम समझा देंगे कि जेनेटिक्स क्या होते हैं। जिस तरह आपको नाम याद है उस तरह जेनेटिक्स याद अगर नहीं रहेगा तो आप हमारा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब जेनेटिक्स क्या है। तो देखिए जेनेटिक्स क्या है, तो बहुत अच्छा से हम समझा रहे हैं कि जेनेटिक्स चीज होते क्या है। यहाँ देखिए क्या है, जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जानिए जेनेटिक्स, ये जो वर्ड है, आखिर जो जेनेटिक्स क्या है, एक वर्ड ही ना है, ये वर्ड किसने दिया था। तो हम आपको बताते हैं, इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है बेटिसन। तो किसने इस वर्ड को दिया था, जेनेटिक वर्ड के बारे में किसने बताया था, बेटिसन ने बताया था। किसने बताया था, बेटिसन ने बताया था। अब है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तब मेंडल को कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। अब है कि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो थे ना मेंडल, जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छा से बताए थे, और इन्होंने अपना प्रयोग जो किए थे पी प्लांट पे किए थे। किस चीज़ पे किए थे, पी प्लांट पे किए थे। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम जो होता है, बोटनिकल नेम जो होता है, पाइजम सेटाइवम होता है। पाइजम सेटाइवम होता है। तो देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मेंडल को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरिस्टोटल को। फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रास्टस को। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, अरिस्टोटल को। अब है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिए, तो आपको समझा दिए हैं, लेमार्क और ट्रिविरेनस ने दिए। कब दिए, 1802 में दिए। अब है यहाँ पे जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं, इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था, तो बेटिसन ने किया था। लेकिन इस वर्ड के ये सिर्फ प्रयोग किए थे, लेकिन उसके बारे में अच्छा से बताया किसने था, तो मेंडल ने बताया था। इसीलिए मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कहता है सब कि अच्छा ठीक है मेंडल ने किए थे, तो किस चीज़ पे किए थे, तो पी प्लांट पे किए थे। किस पे किए थे, पी प्लांट पे किए थे। अब है कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा से हम समझेंगे। देखिए क्या है जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छा समझा देते हैं। देखिए यहाँ है जेनेटिक्स किसे कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी
द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। देखिए हम बढ़िया समझा रहे हैं आपको, ऊपर से मिटका रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा से हम बताएंगे, एक एक वर्ड आपको हम समझा देंगे। आपको समझा दिए कि जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। अब हमको पढ़ाना है, सिर्फ आपको बताना है कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन is called जेनेटिक्स। देखिए जब हेरिडिटी एंड वेरिएशन, किसके बारे में, हेरिडिटी और वेरिएशन, इसके बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। समझ में आ गया, यानी कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि जब हम आनुवंशिकता तथा भिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है, उसे आनुवंशिकता विज्ञान कहा जाता है। और आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। वो जो प्रयोग यूज किए थे, किसने किए थे, वो जो शब्द यूज किए थे बेटिसन ने किए थे। अब है कि आपको समझ में आ गया कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब है देखिए यहाँ पे हेरिडिटी और वेरिएशन में अंतर क्या होता है। देखिए हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता के गुण संतान में जाता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। यानी कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही अगर सेम टू सेम ज़्यादा उनका करेक्टर उनसे मिल रहा है, क्या कहते हैं उसको, हेरिडिटी। जैसे मान लीजिए माँ लंबे है, उसके पिता भी लंबे हैं, तो उसका संतान क्या हुआ, लंबा हुआ, उसको क्या कहेंगे, हेरिडिटी। कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है, किसी के माँ बाप क्या होते हैं, किसी के पेरेंट क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन उसके संतान क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो इसमें दोनों कंडीशन चलता है, यही मेंडल बताए थे, इसी के बारे में बहुत अच्छा सा मेंडल एक्सप्लेन किए थे। इसीलिए मेंडल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब माता पिता के सेम गुण किस में जाता है, संतान में, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। इसका मतलब हुआ कि सेम गुण ना जाकर दूसरा कोई करेक्टर शो कर देना, मतलब वेरिएशन, भिन्नता कुछ भी हो सकता है, लंबा भी उससे भी लंबा हो सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वेरिएशन। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी का मतलब अच्छा से हम समझाते हैं, इसका डिफिनीशन बता देते हैं। अब हम जानेंगे कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है। तो यहाँ हम बनाएंगे हेरिडिटी, यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी, हेरिडिटी। अब सबसे पहले हम समझेंगे हेरिडिटी क्या है, उसके बाद हम वेरिएशन बता देंगे आपको। वेरिएशन का ऐसे मतलब तो समझा ही दिए कि क्या है, पेरेंट क्या है, लंबे हैं, उनके संतान अगर छोटे हो जा रहे हैं, वो क्या कर गया, उनसे वेरिएशन, उनसे भिन्नता हो गया, उनसे अलग हो गया था, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। अब है हेरिडिटी। तो देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है हेरिडिटी का मतलब। तो देखिए हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। यानी कि देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जब माता पिता के गुण किस में जाते हैं, संतान में। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, इसका बहुत मीनिंग होता है, हम बता दें। देखिए ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है फिलियल, फिलियल, ये भी नहीं समझ में आया, फिलियल का मतलब होता है डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है लाइनेज, इसका मतलब होता है चाइल्ड, मतलब सबका हिंदी होता है संतान। यानी कि देखिए क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि
कैरेक्टर का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, यानी कि जब माता पिता के गुण संतान में जाता है उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और भाई कि ठीक है, आपको जेनेटिक्स समझ में आ गया, वर्ड समझ में, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब जेनेटिक्स वर्ड के बारे में बात होता है तो किसका नाम आता है, बेटिसन के, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मेंडल को। आखिर जेनेटिक्स ये वर्ड आ रहा है, जेनेटिक्स है क्या, तो जब हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। और भाई कि हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है जब माता पिता के गुण संतान में जाता है ना, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, माता पिता के गुण यानी कि कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इस कैरेक्टर को माता पिता से संतान में यानी कि जाइगोट में लेकर जाता कौन है, तो जीन ले जाता है। कौन ले जाता है, जीन ले जाता है। और भाई कि ठीक, इतना क्लियर है, इस कैरेक्टर को जीन ले जाता है, तो जीन का तो कोई ना कोई खोज किया होगा ना, तो इसके बारे में जोहानसन ने बताया था। किसने बताया था, जोहानसन ने बताया था। और भाई कि कब बताए थे, तो 1909 में बताए थे। जीन का खोज पता चल गया, किसने किया, कब किया, और जीन का काम क्या है, इतना समझ में आया। तो यहीं से आप बना लीजिए, कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ऑफस्प्रिंग में पहुंचा रहा है, यानी कि कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है। और भाई कि जीन क्या करता है, तो कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है। जीन क्या करता है, कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है, यानी कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान उसके होंगे, यही डिसाइड करता है कौन, जीन। और जीन का खोज किसने किया, जोहानसन ने किया। कब किया, 1909 में किया। जीन करता क्या है, तो कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है। और भाई कि जीन क्या है, तो जीन देखिए यहाँ पे क्या है, जीन जो होता है डीएनए का सेगमेंट होता है। व्हाट इज जीन, द जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा सेगमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीन और डीएनए में अंतर क्या है, तो कुछ अंतर नहीं है। ये भी क्या करता है, माता पिता के सभी गुण को संतान में पहुंचाता है, और ये भी क्या करता है, जब ये करता है इसका टुकड़ा होकर, तो आप ही बताइए डीएनए क्या करेगा, वो भी तो माता पिता के सभी गुण को संतान में पहुंचाता है। अब करना है क्या यहाँ पे, कि डीएनए ठीक है माता पिता के सभी गुण को संतान में पहुंचाता है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो बहुत अच्छा से यहाँ पे देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि डीएनए का, ध्यान से देखिए, आपको बताना है, और जो बताएगा हम समझ जाएंगे कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। कुछ नहीं करना है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये तो रटने वाला चीज़ है कि ये इसका नाम इतना होता है, पुराना होता है, ये होता है, पूरा होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर इसको डीएनए ही क्यों रखा गया, दिमाग में आना चाहिए ना। आपको ये कमेंट्स करके बताना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। देखिए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही क्यों होता है, आपको क्या करना है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही क्यों होता है, यह बताना है आपको कमेंट्स में। इतना क्लियर है ना कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही क्यों होता है, आप बताइए कमेंट्स में, उसके बाद हम आपको रिप्लाई से जवाब दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डीएनए का पूरा नाम समझिए कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब है कि जीन जो होता है, क्या जीन, ये कहाँ होता है, कहाँ पर पाया जाता है।
आपको इतना समझ में आ गया कि माता पिता के गुण जब संतान में जाता है उसे बोलते हैं हेरिडिटी। अब है कि ये गुण यानी कि कैरेक्टर को लेकर जाता कौन है, तो जीन जाता है। इतना क्लियर है। और जीन का खोज किसने किया, तो जोहानसन ने किया। कब किया, 1909 में किया। अब है कि जीन करता क्या है, तो ये कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है। इतना क्लियर। और जीन है क्या, तो जीन सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है, डीएनए का। तो इसीलिए ना यहाँ पे देखिए क्या है, डीएनए जो है यहाँ पे क्या है, जीन। जीन किसका सेगमेंट है, डीएनए का। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्यों होता है ये तो आपको बताना है। अब है कि जीन जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो होता है क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है, ये समझ में आ गया ना कि जीन कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम पर पाया जाता है। और क्रोमोसोम कैसा होता है, तो बहुत अच्छा से हम समझा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैसा होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा से हम समझा रहे हैं। घबराना नहीं है, बहुत अच्छा से हम बताएंगे आपको। देखिए अभी हम जाने थे यहाँ पे क्या है, जीन। क्या है, जीन कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पर। ठीक है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब है कि क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, यह होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, धागा जैसी रचना होता है। बस यही रखना है। अगर आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम कहाँ होता है, तो आप बता दीजिएगा न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो भी सटीक आंसर होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है, एकदम सही आंसर है, इंटर तक एकदम सही है। लेकिन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। वहाँ पे होता है, उसी में होता है, का न्यूक्लियस के अंदर होता है। कुछ करना, न्यूक्लियस का होता है तो सेल के अंदर बीच में होता है, एकदम केंद्र में होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीन है, ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम दिखने में कैसा होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इतना क्लियर है। अब है कि देखिए यही है क्रोमोसोम, यही क्या है, क्रोमोसोम। इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए अभी तो हम आपको बताए थे कि इसी क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है, तो जीन पाया जाता है। यानी कि इसी पे शॉर्ट के बॉटम के जैसा क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो ये क्या है, जीन है। क्या है, जीन। तो कोई आपसे पूछेगा कि जीन कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पे। अगर आपसे पूछ दिया किस दिशा में सजा रहता है, मतलब किस दिशा में पाया जाता है, तो फिगर देखिए किस दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो आपको क्या करना है, यूनिडायरेक्शनल वे, यानी किस दिशा में सजा रहता है, यूनिडायरेक्शनल वे में सजा रहता है। यानी कि जीन जो होता है क्रोमोसोम पे एक ही दिशा में सजा रहता है। ये सटीक आंसर हुआ। अब है कि ठीक है कि जीन जो होता है क्रोमोसोम पर पाया जाता है। आखिर क्रोमोसोम पे जहाँ पे होता है उस एरिया को, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को लोकस कहते हैं। समझ में आया, लोकस किसे कहते हैं, मतलब जहाँ पे जीन होता है ना उसी स्थान को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इतना क्लियर है ना। तो जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम पर होता है। क्रोमोसोम पे होता है, ये तो क्लियर है। जहाँ पे होता है क्रोमोसोम पे उस स्थान का नाम क्या है, तो लोकस। कहाँ है, लोकस, यानी कि लोकस उस नाम का, उस एरिया का नाम है। जीन जहाँ रहता है उस स्थान को लोकस कहते हैं। कहाँ रहता है, तो क्रोमोसोम पर रहता है। अब है कि ये जो क्रोमोसोम पे रहता है, एक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, इसका नाम क्या है। देखिए ये सब क्या है, जीन है। बहुत सारा संख्या में होता है जीन क्रोमोसोम पे, रेखीय दिशा में सजा रहता है। जिस स्थान पर होता है उस स्थान को लोकस कहते हैं। लेकिन इसी पे एक और गोलाकार संरचना पाया जाता है,
जिसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो आपसे कोई पूछे कि सेंट्रोमियर भी कहाँ पे आता था? क्रोमोसोम पे। अब करना क्या है कि जीन क्या है, तो ये कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है, ठीक। तो ये कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो आप बताइए कि जीन क्रोमोसोम पे है तो इसको हम क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना है। देखिए गाड़ी एक मान लीजिए, क्या है? गाड़ी। गड़िया पे हम लोग बैठते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं? समझ में आ रहा है? गड़िया पे बैठते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं? ड्राइवर कहलाते हैं? नहीं, हम लोग क्या कहलाते हैं? पैसेंजर कहलाते हैं ना। तो इस क्रोमोसोम पर क्या बैठा है? जीन बैठा है। समझ में आ रहा है? क्या बैठा है? जीन। तो जीन क्या कहलाएगा? जब हम गड़िया पे बैठे रहते हैं तो हम लोग कहलाते हैं यात्री। तो ये क्रोमोसोम पे बैठा रहेगा तो ये भी तो यात्री ना कहलाएगा। आई किस पर बैठा है? तो क्रोमोसोम पर बैठा है। इसलिए जीन को, किसको? जीन को पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम कहा जाता है। समझ में आया? कैसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्रोमोसोम पर क्या होता है? बैठा रहता है, पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो जीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह क्रोमोसोम पर पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम। ये समझ में आ गया ना? क्यों कहते हैं, काहे कहते हैं? इतना क्लियर है ना? अब ये तो ठीक है। तो क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? इस पे जीन बैठा है तो पैसेंजर कहलाएगा, तो क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? आप बताइए। गड़िया को क्या कहेंगे? डिब्बे ना कहेंगे? उसी डिब्बा में ना जो भी पैसेंजर होंगे बैठकर पैक होके जाएंगे। तो मतलब वो डिब्बा किसको ले जा रहा है? गड़िया किसको ले जा रहा है? पैसेंजरवा को ना। तो कैरियर ऑफ जीन, ये क्रोमोसोम किसको ले जा रहा है? जीन को। तो क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? कैरियर ऑफ जीन। कैसे कहलाएगा हम समझाएंगे। तो क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? कैरियर ऑफ जीन्स। देखिए समझ में आ गया कि जीन को क्या कहते हैं। अब है कि क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो कैरियर ऑफ जीन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे देखिए क्रोमोसोम बैठा रहता है। क्रोमोसोम पे क्या होता है? जीन बैठा रहता है, और उस पे बैठा रहेगा तो जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहाँ जीनवा को लेकर ही ना जाएगा। इसलिए क्रोमोसोम को कैरियर ऑफ जीन कहा जाता है। मतलब क्रोमोसोम जो होता है जीन को ढोने का कार्य करता है। यानी कि क्रोमोसोम जीन को माता पिता से सभी संतान में पहुंचाने का कार्य करता है। क्रोमोसोम जीन को पहुंचाता है, और जीनवा जो होता है ना, जो भी माँ बाप के करेक्टरवा जो होंगे ना, लक्षणवा, वही क्या करेंगे? निर्धारित कर देंगे संतान में। फॉर एग्जाम्पल, माँ के 2 हाथ है, उसके संतान होंगे, उसका भी 2 हाथ होगा, आधा गुण पिता से आधा गुण माँ से। अब कभी कभी वेरिएशन हो गया, मान लीजिए किसी के हाथ में क्या, एक हाथ में 5 उंगली है, किसी का 6 नहीं हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब 5 है, 5 हो गया तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी, मतलब माँ का 5 हाथ था तो इसका भी 5 हाथ है। तो ये समझ में आया ना? जीन कहाँ रहता है? तो क्रोमोसोम पर। जो क्रोमोसोम पर रहता है तो इसे क्या कहते हैं? पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम कहते हैं। अब है कि क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम को कैरियर ऑफ जीन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है ना, जीन को क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है, ढोने का कार्य करता है, इसलिए क्रोमोसोम को कैरियर ऑफ जीन कहा जाता है। इतना तो समझ में आया ना? अब है कि सेंट्रोमियर को तब क्या कहते हैं? अब दिमाग लगाओ, क्या करना है? दिमाग लगाना है कि गड़िया पर बैठा रहता है कौन? पैसेंजर। क्लियर? तो इस क्रोमोसोम पर बैठा कौन है? जीन। तो ये कहलाया पैसेंजर। और गड़िया किसको लेकर जाएगा? पैसेंजरवा को नहीं लेकर जाएगा। तो ये क्रोमोसोम किसको लेकर जाएगा? जीन को ले जाएगा। ठीक है, तो गड़िया थोड़े लेकर जाएगा। गड़िया तो एक माध्यम है, उसको चलाएगा कौन गड़िया को? आपको समझ में आ रहा है? पैसेंजरवा कि आप भर दिएगा उसमें और चल देगा? नहीं, उसको चलाएगा
सेंट्रोमियर। तो आप ही बताइए, वो गड़िया को चलाता है तो उसको बोलते हैं गाड़ी का ड्राइवर। तो ये क्रोमोसोम को चलाएगा, ये चलाता है क्रोमोसोम को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप ही बताइए ना। हाँ, इसे क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम का ड्राइवर। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम का ड्राइवर। तो इसलिए सेंट्रोमियर को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया? क्यों कहते हैं, काहे कहते हैं? क्लियर है ना? एक बार और देख लीजिए यहाँ पे क्यों कहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा से हम समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे। वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए। एक एक वर्ड हम नहीं आपको समझा दे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड हम क्लियर कर देंगे। ऐसा बात नहीं कि आए किताब से धराधर लिखवा दिए चले गए। आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी एक एक वर्ड का मतलब समझाता है, आप उसको तोड़ दीजिए बस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी। क्या पढ़ रहे थे? हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहते हैं? जब माता पिता के गुण संतान में जाता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। यही पढ़ रहे थे। अब है कि माता पिता के गुण संतान में जाता है, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। आखिर इस गुण को कौन ले जाता है? तो जीन ले जाता है। कौन ले जाता है? जीन। अब है कि ठीक है, जीन ले जाता है, तो जीन का खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। अब है कि कब किया था? 1909 में किया था। जीन जो है करता क्या है? तो कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करता है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो क्रोमोसोम पर पाया जाता है जीन, जहाँ पे पाया जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। और क्रोमोसोम पर पाया जाता है, इसीलिए जीन को क्या कहते हैं? पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम। क्यों कहते हैं? आपको समझा दिए हैं। अब है कि जीन जो होता है क्रोमोसोम पर होता है, तो क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? तो कैरियर ऑफ जीन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्रोमोसोम जो होता है ना, जीन को ढो कर ले जाता है एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। अब है कि सेंट्रोमियर को हम क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमियर को ड्राइवर कहते हैं। और क्यों कहते हैं आपको बहुत अच्छा से बता दिए हैं। क्योंकि देखिए, जीन क्रोमोसोम पर बैठा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम पर बैठा है तो पैसेंजर ना कहलाएगा। अब है कि जीन बैठा है क्रोमोसोम पर तो वो पैसेंजर कहलाएगा। तो क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? आप गड़िया पर बैठे हैं तो गड़िया क्या कहलाएगा? पैसेंजर को ढोने वाला ही ना कहलाएगा। वो पैसेंजर को ना ढो कर ले जाता है जहाँ ले जाना होगा। तो ये क्या कहलाएगा? कैरियर ऑफ जीन। तो क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? कैरियर ऑफ जीन। मतलब ये जो होता है क्रोमोसोम, जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अब है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये क्या है? ये भी समझा दिए हैं कि गड़िया तो अपने से चल कर जाएगा नहीं कि उसमें पैसेंजर बैठ जाएगा चल देगा। पैसेंजर भी तो नहीं ले जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल आदमी रहता है। क्या रहता है? जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। तो ये बताइए, सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम को चलाता है, तो क्रोमोसोम को यानी कि सेंट्रोमियर को हम क्या कहेंगे? ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे। तो समझ में आ गया, पैसेंजर ऑन क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो जीन को। ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो सेंट्रोमियर को। तो जीन को ढोने वाला किसको कहते हैं? तो क्रोमोसोम को कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। आप इस चैनल पे लगे रहिए, हम लोग तहलका मचा देंगे।